हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। जैसे सीजीएल, एक्साइज या फिर क्लर्क जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इन सभी का जो स्टडी मटेरियल, हालांकि ये जैसे सीजीएल को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा था, लेकिन ये बाकी सभी एग्ज़ाम्स जो कि जैसे के द्वारा लिए जाने वाले हैं, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो है काम आएगा। ओके। और इसमें जो जनरलाइज करके बताया जा रहा है वो सीजीएल को लेकर ही बताया जा रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि जो इवनिंग में जो क्लास चलता है होमवर्क का, वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल। आप उसको ज्वाइन कीजिए। टॉपिक पहले ही डिसाइड किया जाता है, पहले ही दे दिया जाता है। ओके। और उसके बाद उसी टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये एंशिएंट हिस्ट्री का हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इसके अभी तक 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। और ये जो है, ये 6th लेक्चर है। ओके। ये 6th लेक्चर है। इसमें मैं कोशिश कर रहा हूं कि लगभग सभी टॉपिक को, जैसे कि वैदिक सभ्यता भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वैदिक सभ्यता से इतने सारे क्वेश्चंस हम लोग करें कि सारे पॉइंट्स इसके क्लियर हो जाएं। कहने का मतलब, क्वेश्चन के माध्यम से सारे चैप्टर्स को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, चाहे ये एंशिएंट की बात हो, मेडिवल की बात हो या फिर मॉडर्न की बात हो, तो सभी को हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। ओके। शेड्यूल हर दिन का जो है, अगर कुछ चेंज होगा तो मॉर्निंग में हमको बता दिया जाएगा, अदरवाइज उसी तरह से जैसा हम लोग पहले कर रहे थे उसी तरह से क्लास चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये वैदिक सभ्यता का हम लोगों ने 2 लेक्चर किया था। इसके पहले 3 लेक्चर हड़प्पा सभ्यता का हुआ था। तो वैदिक का 2 और ये तीसरा है, मतलब टोटल ये अगर काउंट किया जाए तो 6th लेक्चर होगा। ओके। चलिए क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, मतलब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये मैचिंग करना है। ये वेद का नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके बाद किस चीज से ये जुड़ा हुआ है। ओके। देखिए, इतना बार क्वेश्चन रिपीट होगा। क्वेश्चन सेम क्वेश्चन तो नहीं होगा, लेकिन उसका जो कंसेप्ट है वो इतना बार रिपीट होगा कि आप इन सारे लेक्चर्स को देख लें तो कंसेप्चुअली और जो फैक्चुअल वाइज होता है, इन सभी के थ्रू आप चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे, सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। ओके। और रिपीटेशन इतना ज्यादा होगा कि आपको ये सारी चीजें जो है आसानी से याद हो जाएंगी। तो यहां पर ऋग्वेद में क्या होता है, प्रार्थनाएं होती हैं। ओके। तो अगर इसमें से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, इसमें स्रोत एवं प्रार्थनाएं। ओके। तो 1 का क्या हो गया, 1 का 4 हो गया। यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में कर्म कांड है। ओके। तो इसमें 2 हो जाएगा, मतलब बी का 2 हो गया। सामवेद में जितने भी इसमें श्लोक हैं, मंत्र हैं, वो मेनली ऋग्वेद पर ही बेस्ड हैं। ओके। और इस पर क्या है, ये जुड़ा हुआ है संगीतमय स्रोत से। तो यहां पर जो है, सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा 1। और अथर्ववेद ये सबसे ज्यादा यूजफुल है। इसमें अ, वशीकरण हो गया, मेडिकल हो गया, जादू टोना हो गया, ये सब चीज अथर्ववेद में लिखा हुआ है। जब भी हम लोग 3 वेद की बात करते हैं, जिसको त्रैवेद भी बोला जाता है, ये 3 काउंट होते हैं। ये काउंट नहीं होता है क्योंकि ये बहुत ही बाद में बना है और ये पुरुष के द्वारा बनाया गया है। ओके। अथर्व ऋषि के द्वारा बनाया गया है, लेकिन ये जो है, ये देवताओं के द्वारा बनाए गए हैं, ऐसा माना जाता है। ओके। तो यहां पर ऑप्शन डी जो है, डी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 4213, 4213, ये ऑप्शन ए जो है आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। तो अलग अलग नदियों के जो पुराने नाम हैं, उन नामों को भी याद करना जरूरी होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ सतुद्री, तो सतलज नदी को बोला जाता था। ओके। उसी तरह से रावी नदी है तो पुरुषनी नदी बोला जाता था। तो अलग अलग पुराने नाम है, वो क्वेश्चन भी आता है। अब यहाँ पर नदी की बात की जाए तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। तो इसमें जो 10वां मंडल है, इसमें जो 10वां मंडल है, इसी में जो है पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है, नदी सूक्त के बारे में भी इसी मंडल में बताया गया है। और इसमें क्या है, 21 नदियों का वर्णन है। 21 नदियों का वर्णन है। और इन 21 नदियों में जो भी नदी मेंशन किए गए हैं, तो सबका जो टर्म्स है, मतलब कितने बार उच्चारण किए गए इन नदियों का, वो अलग अलग है। जैसे कि सबसे अधिक बार जो जिक्र हुआ है, ये जिक्र हुआ है सिंधु नदी का। ये जिक्र हुआ है सिंधु नदी का, 33 बार इसका जिक्र हुआ है। ओके। और सिंधु नदी को जो है हिरण्यानी नदी भी बोलते हैं। हिरण्यानी नदी भी बोलते हैं। क्वेश्चन में ये भी आता है। ये हो गया सबसे ज्यादा जिसका उच्चारण किया गया। लेकिन
अगर सबसे पवित्र नदी बोला जाए तो सबसे पवित्र नदी जो है ये सरस्वती नदी, जिसको नदी तमा माते तमा भी बोला गया है। ओके, श्रेष्ठ नदी। इस क्वेश्चन के आंसर सबसे ज्यादा वर्णित नदी जो है ये सिंधु नदी, 33 बार इसका जो है उच्चारण, इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए सिंधु हो जाएगा। इसके बाद कुछ और नदी है, जैसे कि यमुना नदी की बात की जाए, यमुना नदी की बात की जाए तो इसे 3 बार। ओके, गंगा नदी, तो गंगा नदी जो है सिर्फ एक बार जिक्र मिलता है, सिर्फ एक बार इसका जिक्र मिलता है। इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, किसके शासक थे? तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति की बात हो रही है, तो ये जो है केकय, केकय के थे। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसमें हो जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा डिटेल्स है नहीं। नेक्स्ट है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? देखिए, उपनिषद तो टोटल 108 हैं, लेकिन 108 में 11 उपनिषद जो हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन 11 उपनिषद से कहीं ना कहीं अभी की जो कहानियां हैं, जो कविताएं हैं, या जो कथा कह सकते हैं, या कुछ टर्म्स जो लिए गए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, उस तरह से ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहीं पर आप देखिए कि नचिकेता और यम का जो संवाद है, अच्छा कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किस वेद से ये जुड़ा हुआ है। तो मैंने बताया था कि वेद में क्या होता है, जैसे वेद हो गया। अब वेद को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद है ना, वेदांग है। तो इस तरह की चीजें हैं वेद को समझने के लिए। तो इसी में आता है उपनिषद। तो उपनिषद कहीं ना कहीं वेद से जुड़ा हुआ है। तो अगर नचिकेता और यम का संवाद देखा जाए तो ये किस में आता है? ये आता है कठोपनिषद में। उपनिषद का नाम याद रखना है, ये आता है कठोपनिषद में। ओके, अब ये जो कठोपनिषद है ये यजुर्वेद का, ये यजुर्वेद का उपनिषद है। कठोपनिषद जो है ये यजुर्वेद का उपनिषद है, इसे ध्यान में रखना है। ओके, कहीं कहीं क्या होता है कि कुछ चीज है उसका वेद अलग हो जाएगा और उपनिषद अलग हो जाता है। तो वहां पर ऐसा क्यों हो रहा है मैं बताऊंगा, क्वेश्चन आएगा तो। लेकिन यहाँ पर कठोपनिषद, और कठोपनिषद जो है वो यजुर्वेद का है। बृहदारण्यक उपनिषद जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अहम अहम ब्रह्मास्मि हो गया, अस्तोमा सदगमय हो गया, पुनर्जन्म की कहानी, ओके, याज्ञवल्क्य के गार्गी के बारे में बताया गया है। तो ये सब बृहदारण्यक में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद, तो छांदोग्य जैसे कि 4 हैं, है ना, 4 जो स्टेजेस हैं लाइफ के। स्टार्टिंग में जो ब्रह्म जीवन हो गया, गृहस्थ जीवन हो गया, फिर वानप्रस्थ जीवन हो गया, फिर सन्यासी जीवन हो गया, ये सब छांदोग्य और जाबलोपनिषद में मिलता है। कठोपनिषद, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कठोपनिषद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वैदिक नदी कुभा जिसको काबुल बोला जाता है, इसका स्थान कहाँ होना चाहिए? तो ये जो है अफगानिस्तान में, ऑप्शन ए अफगानिस्तान। एक यहाँ पर कुभा तो है ही, एक कुभा तो है ही, दूसरा जो है कुछ और भी नदी है, जैसे कि क्रुमु नदी हो गया, क्रुमु नदी हो गया, सुवास्तु नदी हो गया। ये सब जो है ये सब अफगानिस्तान में सेट करते हैं। ओके, एक मिनट। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए अफगानिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली। तो यहां पर जो है 6 दर्शन, षड दर्शन जिसको बोला जाता है, षड दर्शन जिसको बोला जाता है, ये याद रखना है। कौन कौन से हैं? सांख्य हैं। ओके, सांख्य, अच्छा पहले मैं लिख लेता हूं। सांख्य हो गया, न्याय हो गया, योग हो गया, वैशेषिक, वैशेषिक हो गया, पूर्व मीमांसा हो गया, पूर्व मीमांसा हो गया। इसके बाद उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो ये किस तरह से जुड़े हुए हैं, मतलब किन, इनका प्रतिपादन जो है वो किसने किया था? तो सांख्य दर्शन का कपिल मुनि हो जाएगा, न्याय का गौतम ऋषि हो जाएगा, ओके, योग का पतंजलि हो जाएगा, वैशेषिक का कणाद हो जाएगा, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा का जैमिनी होता है और उत्तर का हो जाता है बादरायन, वादरायन। ओके, बादरायन। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है? कपिल मुनि, तो कपिल मुनि के द्वारा सांख्य दर्शन, ऑप्शन बी।
पूर्व मीमांसा किनके द्वारा? जैमिनी। न्याय गौतम ऋषि। उत्तर ये हो जाएगा बादरायण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो मैंने बताया था कि वैदिक काल का जो पीरियड है ये 1500 बीसी से 600 बीसी तक है। बीच में एक स्टेज आता है 1000 बीसी का, ये वो टाइम है जब लोहे की खोज की गई थी। अब लोहे की खोज 1000 बीसी में नहीं खोजा गया, ये तो खोजा गया है लेटेस्ट ना, ये तो लेटेस्ट खोजा गया है, ठीक है। 1861 में जो है इस समय के आसपास खोजा गया था, लेकिन टाइम पीरियड जब काउंट किया जाता है इसका तो ये देखा जाता है कि ये जिस समय का है वो टाइम है 1000 बीसी के आसपास का, ठीक है। तो ये कहाँ से मिला? ये अतरंजी खेड़ा से मिला। कहाँ से मिला? ये अतरंजी खेड़ा। और यहीं से जो है पूरा कल्चर जो है वैदिक लोगों का, आर्य लोगों का चेंज हो जाता है। किस तरह से चेंज होता है ये मैंने बार बार रिपीट किया है, ओके। जैसे कि लोहे की खोज की गई तो खेती में आसानी हुई, फिर वहीं से जिसके घर में ज़्यादा लड़के हैं तो वो जो है ज़्यादा हावी होने लगे, वो ज़्यादा काम करने लगे, तो इस तरह से क्या हुआ कि लड़कियों का जो जन्म है वो मतलब एक तरह से निराशा का कारण बन गया, ठीक है। फिर यहीं से स्टार्ट हो जाता है शूद्र, और जो वर्ण व्यवस्था हम लोग देखते हैं वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो अतरंजी खेड़ा ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद में प्रार्थनाएं हैं, बहुत सारे स्रोत हैं, ओके। अब इसमें जो है, इसमें जो श्लोक हैं उसी श्लोक पर बेस्ड है सामवेद, उसी श्लोक पर बेस्ड है सामवेद, ठीक है। अब यहां पर जो सामवेद है इसमें ओरिजिनल 75 है जो कि सामवेद का अपना है। इसके बाद जितने भी बच जाते हैं लगभग 1549 के आसपास ऋचाएं हैं, तो जितने बच जाते हैं वो सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं, वो सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थान त्रयी, एक होता है वेद त्रयी, एक होता है वेद त्रयी जिसमें कि ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद शामिल है, अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है। एक होता है प्रस्थान त्रयी, तो प्रस्थान त्रयी में शामिल कौन कौन है हम लोग ये देख लेते हैं। तो इसमें जो है श्रीमद् भागवत गीता, ओके, श्रीमद् भागवत गीता हो गया, फिर इसके बाद ब्रह्मसूत्र ये हो गया, उपनिषद ये हो गया। तो ये तीनों जो है ये तीनों प्रस्थान त्रयी में शामिल है, प्रस्थान त्रयी में शामिल है, लेकिन भागवत जो है ये प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो कर्म का सिद्धांत जो है ये किस पर बेस्ड है? देखिए कर्म का सिद्धांत जो है, कर्म का सिद्धांत ये पुनर्जन्म को रिलेट करता है, पुनर्जन्म को रिलेट करता है, ओके। और ये जो है ये मीमांसा के द्वारा, मीमांसा से जुड़ा हुआ है, मीमांसा के द्वारा जो है, मीमांसा से ये जुड़ा हुआ है जिसका प्रतिपादन जो है जैमिनी ने किया था, ओके। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर मीमांसा हो जाएगा ऑप्शन बी। और किसने इसका प्रतिपादन किया था कर्म के सिद्धांत का? जैमिनी ने किया था, याद होगा आपको। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ओके। नेक्स्ट है, ये मैचिंग करना है किससे क्या जुड़ा हुआ, जैसे कि अथर्ववेद। देखिए टर्म हल्का हल्का अलग हो रहा है, स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन था उसमें भी यही चीज था लेकिन अलग वे में दिया गया था। अथर्ववेद है तो इसमें क्या है, इसमें वसीकरण है, ओके, जादू टोना है, मेडिकल के बारे में भी इसमें बताया गया है। तो ए का अगर हम लोग ढूंढें तो सबसे सटीक औषधियों से संबंधित है, ये 3 हो जाएगा। बी में क्या है? ऋग्वेद, ऋग्वेद में प्रार्थनाएं हैं, मतलब ईश्वर की महिमा है, इसमें ईश्वर की महिमा है, ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यजुर्वेद में कर्म कांड है, ओके, यज्ञ है, और ये बलिदान से भी संबंधित है, तो ऑप्शन 2 बलिदान की विधि, बलिदान की विधि है इसमें। सामवेद ये संगीत से जुड़ा हुआ है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा। डी का 4 हो गया, 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता जो है, चरक संहिता ये किस चीज से जुड़ा हुआ है? इसको सबसे पहले ये जानते हैं लिखा था किसने? तो ऋषि ऋषि
चरक के द्वारा ये लिखा गया है, ऋषि चरक के द्वारा लिखा गया है। और हम लोग जब पढ़ेंगे कुषाण के बारे में, कुषाण शासक, कुषाण के बारे में, खासकर कनिष्क के बारे में, खासकर कनिष्क के बारे में, तब हम लोग ये जानेंगे कि इनका जो राज्य वैद हुआ करता था ये चरक हुआ करता था। राज्य वैद जो है ये चरक हुआ करते थे और इन्होंने ही चरक संहिता लिखा है जो कि मेडिसिन पर बेस्ड है, जो कि मेडिसिन पर बेस्ड है। और चरक को आयुर्वेद का फाउंडर भी कहा जाता है, आयुर्वेद का फाउंडर भी कहा जाता है। ऑप्शन सी चिकित्सा हो जाएगा। नेक्स्ट है ये, चलिए चिकित्सा हो गया। अगला क्वेश्चन है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी जितने भी यज्ञ हैं, बलिदान है, तो उसका विधि किस तरह से करना है, क्या नहीं करना, ये सभी ऋचाएं श्लोक जो है ये यजुर्वेद में है, ये जो है यजुर्वेद में है। ऋग्वेद में क्या है, प्रार्थनाएं हैं, देवताओं की महिमा है, ईश्वर की महिमा है, सामदेव में संगीत है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, वेदों को आसान भाषा में समझाने के लिए, समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। ओके, और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी यजुर्वेद हो जाएगा। ऑप्शन डी यजुर्वेद इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद जो है, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ की बात हुई, तो यजुर्वेद जो है कृष्ण, कृष्ण और शुक्ल, ये दो टाइप का है, कृष्ण और शुक्ल। तो शुक्ल जो है इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये शतपथ है, और कृष्ण का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये तैत्रीय है, ये तैत्रीय है। हम लोग पढ़ते आए कि झारखंड की सबसे पहले, झारखंड का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है, ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, नाम बताइए। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जिसमें कि झारखंड का जो क्षेत्र है उसकी चर्चा देखने को मिलती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आप बताइएगा जरा। चलिए, तो यहां पर इसका 13 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है वैदिक युगीन सभा। अब वेद काल में हम लोगों ने सभा और समिति जाना है, ठीक है। तो यहां पर सभा और समिति का मतलब क्या है, सभा और समिति का मतलब क्या है। देखिए, राजनीतिक जीवन में सबसे जो छोटी इकाई रही है वैदिक सभ्यता में, ये परिवार है, ये परिवार है। परिवार के मिलने से बनता है ग्राम, ग्राम के मिलने से बनता है ये विश्व, ओके, और फिर विश्व से बनता है जन, जन से मिलता है जनपद, और जनपद से मिलता है, जनपद से बनता है महाजनपद। तो इस तरह से राजनीतिक व्यवस्था जो है ये बटा हुआ था। ओके, उस समय जो ऋग्वेद के राजा थे वो भूमि का स्वामी होता था, वो भूमि का स्वामी होता था, ना कि लोगों का, आप कह सकते हैं लोगों का स्वामी, जैसे उसके बाद के राजाओं में जो देखने को मिला। तो ये भूमि का स्वामी, सॉरी, भूमि का स्वामी न होकर के, मैंने उल्टा बोल दिया, ये भूमि का स्वामी नहीं होता था। अभी हम लोग बाद में जिन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे तो उनमें क्या है कि सारी भूमि जो है, सारा जमीन जो है राजाओं का था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। भूमि का स्वामी ना होकर के जो राजा उस समय देखने को मिला है, ये युद्ध का स्वामी हुआ करता था, युद्ध का स्वामी जो है हुआ करता था। ओके, अब कबीलों पर ये बटा हुआ था, बहुत सारे संगठन थे इसमें। तो उसमें से कुछ संगठन जो है, एक तो हो गया सभा, एक तो हो गया सभा। तो सभा इसमें क्या है, इसमें वृद्ध लोग हो गए, जो खास लोग हैं वो इसमें शामिल होते थे। ओके, उसके बाद समिति। तो समिति जो है, समिति जो है, समिति में सामान्य लोग रहते थे। और एक है विदत, एक है विदत। तो विदत ये सबसे पुरानी संस्था, क्वेश्चन आया वो कि सबसे पुराना संगठन कौन सा है, तो विदत जो है सबसे ओल्डेस्ट संस्था है। ओके, और ये भी लगभग आम लोगों के लिए था, मिक्स्ड आप कह सकते हैं। इसमें मेनली ये दो याद रखने हैं कि किस तरह के लोग इसमें शामिल होते थे, ठीक है। तो समिति जो है, समिति ये आम लोगों की केंद्रीय सभा थी, लेकिन सभा क्या है, खास लोगों की ये केंद्रीय सभा थी। ओके, और ये जो है सभा समिति, अथर्ववेद जब पढ़ेंगे हम लोग, तो अथर्ववेद आने के बाद सभा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ओके, यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जो सभा है इसमें व्यवसायिक लोगों की संस्था, राज दरबार, मंत्री परिषद, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा।
इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाना चाहिए? मैंने इतना कुछ बताया सभा और समिति के बारे में, सभा और समिति के बारे में। अब उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? कभी-कभी होता ये है कि हम कंसेप्चुअली उस चीज़ को समझ रहे हैं, लेकिन आंसर का जो ऑप्शन है, क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो उस हिसाब से नहीं होता है। तो कोई एक चूज़ करना होता है। अब देखिए आप यहाँ पर गाँव के व्यावसायिक लोगों की संस्था, ऐसा कोई टर्म नहीं है व्यावसायिक, ये नहीं होगा। राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। समस्त लोगों का कहने का मतलब क्या हो गया? समस्त लोगों के कहने का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि आम लोग और खास लोग, ये दोनों शामिल हो जा रहे हैं। मैं क्या-क्या बोल रहा हूँ इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा, मतलब इसमें आम लोग भी आ जाते हैं और इसमें जो है खास लोग भी आ जाते हैं। तो ये भी नहीं होगा। अब राज दरबार ये भी तो नहीं है, राज दरबार ये भी नहीं होगा। मंत्री परिषद थी, ओके? यहाँ पर जो है 1 मिनट, 1 मिनट, ये ठीक है। हुँ, तो मैं बोल रहा था कि ये सारे कंसेप्ट मैंने बताया आपके। अब वहाँ से सही ऑप्शन चूज़ करना है। व्यावसायिक नहीं होगा, समस्त लोग इसमें आम और खास दोनों आ जाते हैं। राज दरबार तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये मंत्री परिषद है। तो सभा एक तरह का मंत्री परिषद ही था, ओके? सभा एक तरह का मंत्री परिषद ही था। सभा समिति ये दोनों जो हैं लगभग मंत्री परिषद के जैसे ही थे, लेकिन सभा में खास लोग थे, समिति में आम लोग थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। लोकप्रिय शासन प्रणाली जो है गणतंत्र, आप याद रखेंगे। ऑप्शन सी गणतंत्र, ओके? वैसे ये जो है एक और टर्म इसमें बोला जा सकता है, इसको राजतंत्रात्मक प्रणाली भी कहा जाता है, लेकिन इसे जो है जनता कभी भी हटा सकती थी। जनता जो है इसे कभी भी हटा सकती थी, और राजा जो है, राजा इसमें वंशानुगत होता था। वंशानुगत होता था। वो देखिए वंशानुगत है, लेकिन इसमें जनता जो है राजा को कभी भी हटा सकती है। इसलिए यहाँ पर जो है राजतंत्रात्मक गणतंत्र वर्ड यूज किया गया है, क्योंकि राजा वंशानुगत भी है और ये जो है जनता का इसमें पावर भी है। ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है। तो सबसे पहले ऋग्वेद। हम लोग जितना कुछ, एक टाइम पीरियड होता है जिसको पूर्व वैदिक काल कहते हैं, पूर्व वैदिक काल बोलते हैं। 1500 बीसी से 1000 बीसी का जो टाइम पीरियड है, इसको प्री वैदिक पीरियड बोलते हैं, और ये वही काल है जब ऋग्वेद की रचना होती है। जितनी जानकारियां हमें पूर्व वैदिक काल की मिलती हैं वो सभी ऋग्वेद से ही मिलती हैं। ऑप्शन ए ऋग्वेद इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें 10 मंडल हैं, 2 से 7 जो मंडल हैं ये सबसे पुराने हैं। ऋषि गोत्र मंडल, वंश मंडल के नाम से भी ये जाना जाता है। ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? आरंभिक विचारधारा, दर्शन की बात हो रही, जैसे दर्शन दर्शन की बात हो तो आप जो है याद रखेंगे वो जो 6 दर्शन बताए गए हैं कौन कौन सा। सांख्य दर्शन हो गया, फिर योग दर्शन हो गया, ओके, न्याय दर्शन हो गया, वैशेषिक हो गया, मीमांसा हो गया। तो ये सभी जो है ये सभी दर्शन में आते हैं। अब यहाँ पर सबसे पुराना जो है, सबसे पुराना सांख्य दर्शन है। सबसे पुराना सांख्य दर्शन है जिसका प्रतिपादन जो है ये कपिल ऋषि ने किया है, कपिल मुनि ने किया है। वैशेषिक जो है कणाद ने, मीमांसा इसमें दो है, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा को जैमिनी ने, उत्तर मीमांसा को बादरायण ने, योग को पतंजलि ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति कब हुई है? अब अभिव्यक्ति इनकी कब हुई है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अभिव्यक्ति इनकी कब हुई है? इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आसानी से ठीक कर सकते हैं, वैदिक युग हो जाएगा। ऑप्शन ए वैदिक युग। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो मृद भांड, आभूषण, बढ़ईगिरी, लोहार। देखिए क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं भी आता है तो आप ऑप्शंस पूरा पूरा पढ़िए, क्वेश्चन पूरा पढ़िए। हो सकता है कि ऑप्शन देखने के बाद आप उस क्वेश्चन का आंसर कर दें। जैसे कि
यहाँ पर आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाया जाता था, तो ये क्या था? ऑप्शन डी लुहार हो जाएगा। आसानी से आप टिक कर सकते हैं ऑप्शन डी लुहार। लेकिन ये वही टाइम पीरियड है 600 बीसी के पहले का, जब इस क्षेत्र में, खासकर झारखंड की बात कर रहा हूं मैं, चूंकि झारखंड की तैयारी हो रही है यहाँ पर, तो झारखंड के क्षेत्र में असुर आते हैं, बहुत ही पहले आ चुके होते हैं, वैदिक काल में ही इनका आगमन होता है। 600 बीसी में तो मुंडाओं का आगमन होता है। तो इनका जो पेशा था ये था लुहारगिरी का, ये आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी लुहार हो जाएगा। नेक्स्ट ये मैचिंग करना है। अब क्या क्या मैचिंग करना? ये उपवेद है, हर वेद का एक उपवेद है, तो क्या क्या है इसे आप ध्यान से देखिए। देखिए आयुर्वेद की बात हो रही है, तो आयुर्वेद ये किसका है? आयुर्वेद जो है ये ऋग्वेद का है, ऋग्वेद का है ये। ओके। धनुर्वेद जो है ये यजुर्वेद का है, गंधर्ववेद सामवेद का है, शिल्पवेद या फिर अर्थशास्त्र जो ये अथर्ववेद का है। तो 1 2 3 4 हो जाएगा। ये उपवेद है, आप इसको डायरेक्टली याद रखेंगे। ये सभी वेद का रिस्पेक्टिवली जो है ये दिया गया है उपवेद। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद जिसमें की प्रार्थनाएं हैं, ईश्वर की महिमा है, तो इसमें जो टोटल सूक्त हैं, इसमें जो टोटल सूक्त हैं ये 1028 हैं। ओके, 1028 हैं और 10,500 10,552 के आसपास जो है ऋचाएं हैं। ठीक है, ऋचाएं हैं या यूं कह सकते हैं मंत्र हैं। अब एक जो सूक्त है, एक जो श्लोक है या फिर सूक्त है, इसमें 3 से 300 तक ऋचाएं या फिर मंत्र हो सकते हैं। ओके, 10 मंडल है, 10 मंडल में ये 10वां मंडल है जिसमें कि वर्ण की चर्चा मिलती है, पुरुष सूक्त की चर्चा मिलती है, नदी सूक्त की चर्चा मिलती है। ओके, और 2 से 7 जो मंडल है ये सबसे पुराना, जिसको गोत्र मंडल, वंश मंडल या फिर ऋषि मंडल कहा जाता है। ओके, और इन्हीं ऋचाओं पर बेस्ड है सामवेद, इन्हीं ऋचाओं पर बेस्ड है सामवेद। 75 इसका ओरिजिनल है। ओके, बाकी लगभग 1550 जो है 1547 के आसपास है, ये इसमें से 75 सामवेद का, बाकी सभी ये ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म है वो पहले क्या था? अच्छा, अगर कार्य की बात की जाए तो यहां पर एक तो पूर्व वैदिक हो जाता है और एक उत्तर वैदिक हो जाता है। अभी मैं कार्य की बात कर रहा हूं। तो पूर्व में क्या है? सिर्फ पशुपालन देखने को मिलता है। कृषि जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं था। कृषि भर बस उतना कर लेना है कि अपना पेट भर जाए, और मेनली जो है पशुपालन, मतलब कृषि अपना पेट भर जाए, कहने का मतलब है कि ये बात के लिए स्टोर नहीं करते थे, ये बात के लिए स्टोर नहीं करते थे। यहां पर कृषि इतना ही किया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते पशुपालन सेकेंडरी बन गया और मुख्यतः ये कृषि करने लगे, और कृषि इस तरह से किया जाने लगा कि अभी जो कृषि की जा रही है पूरा 1 साल हम इसे जो है खाएंगे। तो ये यहाँ पर कृषि इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तो हो गया कार्य। अब धर्म की बात की जाए तो धर्म में देखने को क्या मिलता है? यहाँ पर भक्ति, मूर्ति पूजा, प्रकृति पूजा और भक्ति। तो यहाँ पर यज्ञ तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यज्ञ जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यज्ञ है 2 में, मूर्ति पूजा जो है अभी देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही बात का ये चीज है। प्रकृति पूजा और यज्ञ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पतंजलि कौन थे? तो यहां पर पतंजलि जो है ये योग दर्शन, 6 दर्शन में एक है योग, तो इसका प्रतिपादन पतंजलि ने किया था। ओके, और ये हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोग जो है पढ़ेंगे जब मौर्य वंश के बाद, है ना, मौर्य वंश के बाद मौर्य वंश का जो लास्ट शासक था कौन था? वृद्धरथ ना, वृद्धरथ। ओके, वृद्धरथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग करता है, पुष्यमित्र शुंग करता है, और पुष्यमित्र शुंग फिर शुंग वंश की स्थापना करता है। तो शुंग वंश में ये जो है पुरोहित थे पतंजलि। ओके, ये जो है पतंजलि पुरोहित थे। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर योगाचार संप्रदाय का दार्शनिक, आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। ये भी सही है, ऑप्शन डी जो है ये भी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग जब मौर्य वंश के जस्ट पहले का जो है नंद वंश, तो नंद वंश में महापद्मनंद एक राजा हुए थे। तो महापद्मनंद जो है उनके समय के ये हैं पाणिनि, और इन्होंने
इन्होंने अष्टाध्यायी लिखा था, ओके, जो कि संस्कृत व्याकरण है। इसी पर जो है इसी का जो टीका है ये किसने लिखा था? पतंजलि ने, ओके। संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार, जिसको क्या बोलते हैं? महाभाष्य बोलते हैं, महाभाष्य बोलते हैं। तो ये सब आप याद रखेंगे, ऑप्शन डी। देखिए इस तरह से, देखिए एक क्वेश्चन के साथ हम लोग 3-4 क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट है, सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदित माधव से संबंधित ऋषि थे, तो इनसे संबंधित ऋषि कौन हो जाएंगे? तो यहां पर ऋषि गौतम रहुगण, ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये आप डायरेक्टली जो है याद रख सकते हैं, ओके। कुछ और भी चीजें जैसे कि इंद्र जो है, इंद्र बादल वर्षा के ऋषि थे, ओके, इस तरह से हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो जल या समुद्र का जो देवता था, यहाँ पर इंद्र मैंने बताया, बादल वर्षा का हो जाएगा, ओके। नासत्य अश्विन जो है, ये क्या हो जाएगा इसका? वरुण जो है जल समुद्र का है, वरुण जो है जल समुद्र का है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इंद्र और वरुण। वरुण जो है जल या समुद्र का देवता है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक 6 पार्ट कंप्लीट किया है, और इसमें जो है एक पार्ट और आएगा वैदिक के लिए, फिर हम लोग महाजनपद स्टार्ट करेंगे, फिर धर्म स्टार्ट करेंगे, बौद्ध और जैन, ओके। तो अब सारी क्लासेस पहले की तरह चलेंगे। उम्मीद है आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे और एग्जाम में अच्छा करेंगे। चलिए मिलते हैं झारखंड अगले वीडियो में। धन्यवाद।